भाजपा का हमेशा से वादा रहा था कि भाई हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अब 2024 में ना नौकरी की बात होती है, ना तरक्की की बात होती है, ना रोजगार की बात होती है, ना सुरक्षा की बात होती है, तो सिर्फ मंदिर, मस्जिद और धर्म की। हम चुनाव में इनको वही कटोरा थमा के वापस भेज दीजिएगा। ये जितनी भी भीड़ आप बाहर देख रहे हो आकाश आनंद जी के लिए इकट्ठा हुई है, यहाँ के जो प्रत्याशी उनके समर्थन में इकट्ठा हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए कि हाथों में फूल लिए गाड़ी के सामने बिल्कुल लोग आते हुए, कार्यकर्ता उन पर फूलों की बरसात कर रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है ताकि वो आए, उनको ये दिखाया जा सके कि गाजियाबाद में 2024 का माहौल क्या है, भीड़ कितनी उमड़ी है और जो समर्थन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये फूलों की वर्षा आप देखिए किस प्रकार से, अभी वो गाड़ी से निकले तक नहीं है, जब से ही फूल बरसाने शुरू कर दिए गए हैं, गाड़ी से अभी निकलने ही वाले हैं और यहाँ फूलों की वर्षा चालू हो चुकी है। गाजियाबाद में जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, सर फूल लेकर खड़े हैं, गाड़ी में से निकले नहीं है, फूलों की वर्षा शुरू हो गई। निकले पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, पिक्चर में क्या होने वाला है? पिक्चर में तो बता देंगे तुम्हें। ये देखिए नाचने लग गए लोग, फूलों की झूमेंगे। इतनी खुशी किस चीज की हो रही है? अब सरकार आने वाली है, आकाश आनंद जी सरकार आने वाली है। हाँ जी, एक तरफ मोदी जी बोल रहे हैं उनकी सरकार आने वाली है। मोदी जी का तो बोलने का काम है। ये देखिए किस प्रकार से करो, किस तरीके से भीड़ और समर्थन उनके साथ जा रहा है। फूलों की बरसात जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है, लगातार फूल बरसते जा रहे हैं और कार्यकर्ता एक एक करके उनके साथ जा रहे हैं। क्या नाम है अंकल जी? हाँ जी, आज समर्थन में आए हैं? हाँ जी। तो आप देखिए सब हाथ में झंडे लिए हुए आकाश आनंद जी का स्वागत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और वो भी आगे जा रहे हैं और अभी जो जनता उनके समर्थन में आई है उनको संबोधित भी करेंगे और ये बताएंगे कि किस प्रकार से 2024 में वो लोगों के विकास के लिए काम करने वाले हैं। बात अपनी कमियों से दूर करना चाहूंगा। हमारे यहाँ विपक्षी पार्टियों ने हमारे कैडर, हमारे वर्कर, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में एक बहुत गंदा, एक बहुत नीच तरीके का एजेंडा फैलाने की कोशिश की है, हमारे लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की है, डिमोरलाइज करने की कोशिश की है। वो बोलते हैं कि भाई हाथी पिछले कुछ सालों से आगे बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि वो किताबों के बोझ में दबा है, परंतु साथियों ये सरासर झूठ है। और ये अभी रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जो खबर आई है उससे साबित होता है। आप लोग सब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जानते हैं साथियों, जानते हैं कि नहीं जानते? तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि पिछले 6 सालों में इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा 25 राजनीतिक दलों को 16,500 करोड़ रुपए मिले हैं। जानते हैं ना साथियों? परंतु इन 25 राजनीतिक दलों में एक पार्टी का नाम नहीं था। आप जानते हैं कौन सी पार्टी है जिसको? जब आप ये सब बखूबी जानते हैं कि बीएसपी ने आज तक एक भी रुपया किसी पूंजीवादी या कंपनी से पैसा नहीं लिया है, तो कैसे बोल सकते हैं कि हाथी पे किताबों का बोझ है? हाथी पे किताबों का बोझ नहीं, वो अपना कार्यकर्ता उस किताब को अपना कर्तव्य समझता है ताकि वो अपने मूवमेंट को आगे चला सके। जानते हैं ना आप सब साथियों कि बीएसपी ना कभी किसी पूंजीबाजी के पैसों से लेके अपना इलेक्शन लड़ती है और ना ही आगे कभी लड़ेगी। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो लोग बोलते हैं कि बीएसपी कार्यकर्ताओं पे बोझ डालती है, ऐसा कुछ नहीं। बीएसपी अपने लोगों के तन, मन और धन से, श्रद्धा से चलती है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा के आम चुनाव चल रहे हैं और इस लोकसभा चुनाव में अन्य पार्टी आप लोगों से आकर आपसे वोट मांगने का काम करेगी, परंतु इस बारी आप वोट डालने से पहले उनसे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड जरूर मांगिएगा कि पिछले 10 सालों में जब वो सत्ता में रहे हैं
तो उन्होंने आप लोगों के लिए क्या काम करके दिए। साथियों, आप जानते हैं कि बहन जी के सख्त आदेश हैं कि बीएसपी कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती, बीएसपी कभी आने वाले 5 सालों के बारे में वादे नहीं करती। बीएसपी हमेशा अपने पिछले कामों को लेकर चुनावी मैदान में उतरती है और अपने सपोर्टर्स को बताती है कि किस तरह उसने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम करे। तो साथियों, मैं भी आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप जब विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आए और वोट मांगे तो आप उनसे पहले उनके पिछले 5 से 10 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट कार्ड मांगिएगा। साथियों, बीजेपी की केंद्र में रही सरकार पिछले 10 साल से चल रही है और वह इस बार आप लोगों के बीच में गली मोहल्लों में घूम रही होगी, परंतु उनसे कुछ मुद्दों पर आप लोगों को सवाल करने हैं। साथियों, पिछले 10 सालों में न शिक्षा पे उन्होंने कुछ काम किया, न सुरक्षा पे कुछ काम किया, न यहां रोजगार के लिए कुछ काम किया। अब शिक्षा की बात करें तो साथियों, हम सरकारी स्कूलों के बच्चों के सर्वे, सरकारी रिकॉर्ड्स पे देखें कि आजकल 8वीं कक्षा तक के बच्चे आज अंग्रेजी के शब्द पढ़ नहीं पाते। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करने को कहें तो बेचारे सेंटेंस नहीं बना पाते। जा रही बात मैथ की, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की, तो 8वीं तक के कक्षा के बच्चे, आधे बच्चे आज बेसिक मैथ्स नहीं कर पाते। और आजकल 65% से अधिक सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर्स तक की फैसिलिटी नहीं है। साथियों, आप सब जानते हैं कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है एक बच्चे का भविष्य बनाने के लिए। अगर भाजपा सरकार पिछले 10 सालों में हमारे बच्चों को शिक्षा ना दे पाई तो उसने हमारे खाली बच्चों की शिक्षा के साथ नहीं, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। साथ ही साथ आज साथियों 10 साल में शिक्षा तो पूरी कर नहीं पाए, ना बेचारे रोजगार दे पाए हैं। आज 3 में से 1 ग्रेजुएट युवा साथी बेरोजगार घूम रहा है। सरकारी नौकरियों के नाम पर सिर्फ पेपर लीक करने की खबरें आती हैं, जहां पर अगर कोई नौकरी निकल भी जाए, तो साथियों 1-1 हजार नौकरियां निकलती हैं, वहां पे 90-90 हजार लोग अप्लाई करते हैं। एक क्लास 5 की नौकरी के लिए यहां पर पीएचडी स्कॉलर्स, इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स अप्लाई कर रहे हैं। साथियों, ना यहाँ पे शिक्षा का प्रबंध हुआ, ना यहाँ नौकरियां दे पाए। अब आप ये देखिए कि किस तरह वो दीमक की तरह हमारे सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो कैसे अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे? जब उनके पास नौकरी नहीं होगी तो कैसे वो घर में आप लोगों के पास वापस मुड़कर आप लोगों की मदद कर पाएंगे? ना नौकरी होगी, ना रिजर्वेशन होगा। साथियों, भाजपा का हमेशा से वादा रहा था कि भाई हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अब 2024 में ना नौकरी की बात होती है, ना तरक्की की बात होती है, ना रोजगार की बात होती है, ना सुरक्षा की बात होती है, तो सिर्फ मंदिर, मस्जिद और धर्म की। ना धर्म ने कभी किसी का पेट भरा है, ना कभी भर पाएगा। साथियों, जब वो रोजगार ना दे पाए तो अब अपनी आवाम को भूखा तो रखेंगे नहीं। तो प्रधानमंत्री जी के साथ साथ भाजपा के सभी बड़े छोटे नेता ये लाइन बहुत बखूबी रट के आप सबके बीच में बोलते हैं कि आज बीजेपी की सरकार ने 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन देने की स्कीम चलाई है। परंतु कोई इनसे पूछे कि भाई 80 करोड़ लोगों को अगर आपकी खाने की स्कीम में, आपके खाने राशन की स्कीम पे डिपेंड होना पड़ रहा है, तो मतलब आज आधे से ज्यादा देश गरीबी रेखा के नीचे खड़ा है। तो किस बात की वो डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करते हैं?
किस मुंह से बोलते हैं कि ये इंडिया आगे बढ़ रहा है, किस मुंह से बोलते हैं कि इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। साथियों, सब भिखारी बना दिया, कटोरा हाथ में दे दिया। कोई बात नहीं साथियों, इस बारी आने वाले लोकसभा आम चुनाव में इनको वही कटोरा थमा के वापस भेज दीजिएगा। साथियों, इन्होंने आप लोगों को मुफ्त में राशन देने की स्कीम चलाई। आप जानते हैं कि इस मुफ्त राशन की लागत क्या पड़ रही है आप सब पे। साथियों, 2 लाख करोड़ रुपए ये सरकारी का पैसा, ये सरकार का पैसा मुफ्त राशन बांटने में लगा रहे हैं। साथियों, और मुफ्त राशन मिलता ही कितना है? 500 रुपया, 1000 रुपया महीना। आप लोगों को साल में 6000 रुपए का राशन देते हैं, ज्यादा ज्यादा 12,000 रुपए का राशन दे देंगे, परंतु आपसे छीनते क्या है भाई? क्लास 4 और 5 की अगर नौकरी भी लग जाए तो 15 से 20,000 रुपए महीना की नौकरी लगती है। साल का आपको 2.5 लाख रुपया कमाने को मिलता है। ये 12,000 रुपए देके आपसे 2.5 लाख रुपए का चूना लगाते हैं। अगर यही है गुजरात का मॉडल, तो इस भारत को गुजरात का मॉडल नहीं चाहिए। साथियों, 200 किलो रुपए टमाटर, तभी वो मुफ्त में राशन बांट रहे हैं। साथियों, उन्होंने वादा किया था कि काला धन वापस लेके आएंगे। कौन सा काला धन वापस आया? काले धन के नाम पे उन्होंने कितने ही काम किए हो। नोटबंदी करी। अब आप लोगों के पास, सबके पास डेटा है आरबीआई का कि भाई सारा काला धन तो दूर की बात, सारा कैश वापस आ गया, सारा कैश वापस सिस्टम में आके वापस चला भी गया। तो कौन सा काला धन इस केंद्र की सरकार ने रोक के दिखाया है? परंतु इस नोटबंदी के आड़ में इन्होंने जो हमारे गरीब भाइयों की कमर तोड़ दी, उसका जवाब अब आने वाले लोकसभा चुनाव में आप सबको इनके हाथ में कटोरा थमा के देने का काम करना होगा। साथियों, ये तो रही केंद्र की भाजपा सरकार। अब यहाँ पे राज्य की भाजपा सरकार भी कुछ कम नहीं। वह अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं जब बोलते हैं कि जी हमारी सरकार को बुलडोजर की सरकार बोला जा रहा है। उनको बोला जाता है बुलडोजर की सरकार क्योंकि उन्होंने गरीब लोगों के घर तोड़ने का काम किया। ये कोई गर्व की बात नहीं, ये कोई गर्व की बात नहीं। अगर यही इन्होंने बुलडोजर चलाए होते गुंडे और माफियाओं के अवैध धंधों पर, तो हम बिल्कुल बेशक उनके साथ खड़े होकर बोलते कि हाँ जी बहुत बहुत अच्छा काम किया है। परंतु जो आपने गरीब लोगों के घर तोड़े ना, मुख्यमंत्री जी को आने वाले विधानसभा आम चुनाव में इसका भी जवाब देना होगा। साथियों, ये सरकार अपने आप को फाइनेंशियली साउंड बहुत बोलती है कि हम बहुत टाइप की टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। इनसे अगर हम आपके सामने अगर एक डेटा रखें तो इनसे इनकी फाइनेंशियल प्रूडेंस समझ आती है। साथियों, जब भाजपा की सरकार केंद्र में 2014 में आई थी तो केंद्र सरकार पर 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। आज 10 साल बाद 2014 में इस भारत सरकार ने अपने ऊपर 152 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया है। 152 लाख करोड़ का कर्जा जो यहाँ के देशवासियों को देना पड़ेगा, हमारे भारतीय लोगों को देना पड़ेगा अपनी मेहनत की कमाई से। साथियों, ये 152 लाख करोड़ का हिसाब अब इनसे हमें मांगना होगा कि इन्होंने ये 152 लाख करोड़ रुपए खर्चे तो कहाँ खर्चे, क्योंकि ना हमारे युवा साथियों के पास रोजगार है, ना हमारी बहन बेटियों के पास सुरक्षा है, और ना ही हमारे यहाँ पे कोई नए स्कूल्स और कोई हेल्थ केयर के लिए हॉस्पिटल्स बनाए गए। साथियों, यह तो रही भाजपा की सरकार की हाल। अभी आपके बीच में लाल टोपी वाले भी आएंगे, वो भी बोलेंगे कि हम आप लोगों के लिए आपके हकों की लड़ाई लड़ेंगे। पर बहुत से युवा या साथी यहाँ बोले कि भैया हमने इनको मौका दे के देख लिया, ये जब नए नए आए थे
टोपी पहन के साइकिल पे घूमे और बोले कि हम युवा नेता हैं, हम यहाँ पे युवा साथियों का बहुत सहयोग करेंगे, उनके लिए रोजगार देंगे, परंतु वो हमें टोपी, वो खुद टोपी पहन के हमें भी पिछले 5 साल में टोपी ही पहनाते रह गए। साथियों, उन्होंने एक तरफा, जिस समाज ने उनको एक तरफा वोट डाला, पिछले कुछ दिनों ने आप लोगों ने सबने देखा कि किस तरह जब इस समाज पर उत्पीड़न हुआ, जब इस समाज पर तकलीफें आई, तो किस तरह इस समाज के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष चुप्पी साधे बैठे रहे। साथियों, जो आपके हकों के लिए नहीं बोल सकता, जो आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकता, वो आपके वोटों का हकदार नहीं। आज मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना जाया करते हुए अपनी बात को यही विराम देता हुए, यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में हमारे लोकसभा के चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को आने वाले लोकसभा चुनाव में हाथी के सामने वाला बटन दबाकर आप लोग विजय बनाएं और यहाँ पर बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करें। जय भीम, जय भारत।